हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्डिक आउटपुट। हमने ईसीजी खत्म कर लिया यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बहुत आराम से समझाया आपको। जब भी पढ़ना प्लीज़ बताना कैसा लगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कार्डिक आउटपुट की। यार काफ़ी गैप आ रहा है वीडियोज़ में मेरी, है ना। पिछली वीडियो मैंने 10 दिन पहले डाली थी, करीब करीब आज 12 तारीख, मतलब करीब 10-11 दिन हो गए हैं जब बना रहा हूँ वीडियो। बिकॉज यार मैं घर पे आया हूँ, नहीं हो पाता। और घर पे जब मैं आता हूँ तो मेरा एक कोचिंग है ना, जहाँ स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ मैं पढ़ाने भी चला जाता हूँ। तो पूरा दिन वही निकल जाता है, 5-6 घंटे। उसके बाद घर में आना और उस तरीके से सेटअप नहीं हो पाता घर में। एक बार मैं हॉस्टल पहुँच जाऊँगा, सो मैं चीज़ों को तेज़ और सिस्टमेटिक कर लूँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी वैसे आप पढ़ तो कोई नहीं रहा अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट मतलब आउटपुट समझते हो, कोई चीज़ का मतलब बाहर कुछ निकल रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं बोलूँ आपसे, वेंट्रिकल्स और होते हैं एट्रियम। कौन पंप करता है? एक्चुअली पंप कौन करता है? हमें पता है हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। लेकिन जो एक्चुअल पंपिंग वाला काम कर रहा है ना, वो आपके वेंट्रिकल काम करते हैं। देखो, जब आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कहाँ जाएगा ब्लड, कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में, बस इतना दूर। लेकिन जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। तो एक्चुअली में वेंट्रिकल ही पंप कर रहे हैं। तो ये कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कितना ब्लड वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से पंप हुआ, उसे बोलेंगे कार्डिक आउटपुट। अगर मैं बोलूं कि हर एक बीट में, हर एक हार्ट बीट में कितना पंप हुआ, है ना, कितना ml ब्लड हर बीट में एक वेंट्रिकल से निकला, तो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं एक मिनट में कितना निकला, एक हार्ट से एक मिनट में कितना निकला, तो हो गया मिनट वॉल्यूम। तो ये दो टर्म हो गई आपकी किसे एक्सप्रेस करने के लिए, कार्डिक आउटपुट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये भी कार्डिक आउटपुट है, ये भी कार्डिक आउटपुट है। बट स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है गाइज? स्ट्रोक वॉल्यूम पर ईच बीट से बात कर रहा है वो, और ये आपका एक मिनट में। तो यहाँ देखो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml के आसपास, 60 से 80 ml के आसपास, ठीक है। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कितना ब्लड ईच वेंट्रिकल से निकला हर एक बीट में, हर एक बीट मतलब हर एक हार्ट बीट में, ठीक है, ओके। अब ये मिनट वॉल्यूम कि एक मिनट में, तो एक मिनट में कितनी हार्ट रेट होती है, मैंने अभी के लिए 70 मान लिया, फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ये भी देखा। तो एक मिनट में कितना निकल के आ गया, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास, है ना, 5 लीटर के आसपास पर वेंट्रिकल पर मिनट, एक मिनट में। तो ये मिनट वॉल्यूम हो गया, ये हो गया, ओके। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटपुट है एक तरीके से, क्योंकि देखो मेनली हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल को लेके ही। तो आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम कहाँ खुलता है, आउर्टा में खुलता है, ठीक है, आउर्टा में खुलता है, ठीक है। अभी मतलब कि इसका ही आउटपुट हो गया, बिकॉज यही पूरा बॉडी में जाएगा, यही पूरा बॉडी में जाएगा। जो राइट वेंट्रिकल है वो तो लंग्स में कहीं जाता है ना, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह सुना होगा नाम, छोड़ो। अभी मैंने बोला एक टर्म आती है कार्डिक इंडेक्स। देखो क्या होता है, मेरी बात सुनना। कार्डिक इंडेक्स क्यों जरूरी है, बिकॉज हर पर्सन का ना, हम कार्डिक आउटपुट मैच करें और किसी का कम आ रहा है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको अनहेल्दी या इसको हेल्दी, इसको अनहेल्दी ऐसा नहीं बोलेंगे। क्योंकि कार्डिक आउटपुट पर्सन डिमांड के हिसाब से है ना, बॉडी की डिमांड कैसी है, बॉडी की डिमांड कैसी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कार्डिक आउटपुट को ना बोल के मैं एक यूनिवर्सल टर्म निकाल दी कि यार मैं कंपेयर करूंगा ना, तो मैं कार्डिक इंडेक्स मतलब कि उसका बॉडी सरफेस एरिया को भी टेक इन कंसिडरेशन, मतलब कि मैं उसका बॉडी सरफेस एरिया जो होगा उस व्यक्ति का, वो भी कंसीडर करूंगा बिफोर मेकिंग एनी टाइप ऑफ, कोई भी मैं कुछ बोलूं कि हाँ सके कोई दिक्कत है या कम है ज़्यादा है, इस तरीके से, ठीक है। तो अकेले में कार्डिक आउटपुट से कुछ नहीं होने वाला। कार्डिक इंडेक्स, तो कार्डिक इंडेक्स क्या है आपका, आपका जो कार्डिक आउटपुट है उसको मैंने उसके बॉडी सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो करीब करीब इतना निकल के आया, ठीक है, ओके। अब होता है कार्डिक रिजर्व। तो ही मैंने बताया कार्डिक आउटपुट कितना, एक मिनट में कितना निकलता है, 5 लीटर के आसपास। ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल हो गया। लेकिन कार्डिक रिजर्व क्या होता है, मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे बॉडी की डिमांड ज़्यादा है ना, हमारी बॉडी के टिश्यूज जो होंगे उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ सकता है यार, 300% से 400%, मतलब करीब करीब आपका 20 लीटर तक बढ़ सकता है। एथलीट जो बॉडी होंगे वो तो और ज़्यादा बढ़ सकता है, उनमें तो और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो कार्डिक रिजर्व क्या है, कितना
एक नॉर्मल से ऊपर बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी नीड, है ना, कितनी बॉडी को नीड है उस हिसाब से, उसे कार्डिक रिजर्व बोलेंगे। ओके, बहुत आसान है। कार्डिक इंडेक्स क्या है यार, कार्डिक आउटपुट को मैं इन द रिलेशन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया देख रहा हूं तो मैं कार्डिक इंडेक्स बोलूंगा। ठीक है, चलो तो अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं तो कार्डिक आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बोलूं कार्डिक आउटपुट को मिनट वॉल्यूम से दिखा रहा हूं तो क्या होगा, 1 मिनट में कितनी हार्ट रेट डिवाइड बाय 1 हार्ट रेट में कितना वॉल्यूम निकल रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डिक आउटपुट कितना 70 कितना 5 लीटर पर मिनट के आसपास निकल आया। ठीक है, ये आपको समझ में आता है कि यार ये कार्डिक आउटपुट है। तो कार्डिक आउटपुट अगर मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, किस पे दिख रहा है, आपको किस पे दिख रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, आप बोलोगे ये डिपेंड कर रहा है हार्ट रेट पे, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। अभी हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, समझ में हमको आ रहा है। एक सेकंड देना मुझे यार, कोई आ रहा है। हाँ, तो कोई आ गया था एक बार रूम पे, तो मैं देखता हूँ। हाँ, अभी मैंने क्या बोला आपसे, अब बात करते हैं वेरिएशंस इन कार्डिक आउटपुट। तो पहले देखेंगे फिजियोलॉजिकल और फिर देखेंगे पैथोलॉजिकल। चलो देखते हैं, समझते हैं। अब आते हैं पहला फैक्टर, एज। अब कार्डिक आउटपुट बच्चों में छोटी एज में कम होगा। क्यों कम होगा, वो उसका रीजन क्या है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम है तो आपका ब्लड वॉल्यूम ही कम है यार, तो आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो निकल रहा है ब्लड वो भी कम होगा, तो कार्डिक आउटपुट कम होगा। ठीक है, तो पहले समझ आता है जो चिल्ड्रंस होंगे, बच्चे होंगे, उनमें कम होगा एज कम्पेयर टू अडल्ट। लेकिन अगर मैं कार्डिक इंडेक्स पूछूं आपसे, बताओ कार्डिक इंडेक्स बच्चों में, मतलब चिल्ड्रंस लिख देता हूँ यहाँ पे, चाइल्ड में, और कार्डिक इंडेक्स अडल्ट में किसका ज़्यादा होगा। देखो, कार्डिक इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉडी सरफेस एरिया, है ना। तो बॉडी सरफेस एरिया क्या होता है आपका, किसका ज़्यादा होता है, आपका अडल्ट ज़्यादा होता है, तो कार्डिक इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं उसको कांस्टेंट मारूँ कार्डिक आउटपुट को तो। ठीक है, चलो, और सेक्स में बात करें, फीमेल में अगेन वही रीज़न होगा, फीमेल में ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम होता है तो उनका कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज में, यार बता दिया, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे बॉडी की डिमांड ज़्यादा होगी, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी में ऑक्सीजन वगैरह जल्दी पहुंचनी है तो हार्ट जल्दी पंप करेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। सिंपल, एक्सरसाइज में बढ़ता है, देखा था हम लोगों ने, कार्डिक रिजर्व इतना बढ़ सकता है, और है ना नॉर्मल से। चलो डाययूरनल वेरिएशन, मतलब दिन में और रात में, इस तरीके से। तो अर्ली मॉर्निंग में कार्डिक आउटपुट कम होता है बिकॉज बॉडी इस तरीके से इतनी डिमांड नहीं होती, बट एज द डे प्रोग्रेस, डे टाइम में, दोपहर में, शाम तक आते आते बॉडी की डिमांड बढ़ती है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ाओगे सराउंडिंग का तो भी क्या होगा, आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, 30 डिग्री के बाद। ओके, इमोशनल कंडीशंस लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह कुछ आया तो आपकी बॉडी में कैटेकोलामाइंस निकलते हैं। अगेन ये अभी आपके लिए बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में। ठीक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम, अभी समझ लो, सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ा तो आपका हार्ट रेट बढ़े और आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ा। ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ मैं डिस्कस करूंगा सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है ना। सिंपैथेटिक ऐसा मान लो एक इमरजेंसी कंडीशन टाइप, जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, कुत्ता पीछे पड़ गया। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, आप रिलैक्स कर रहे हो, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, मोटा मोटा इतना समझ लो। ठीक है, तो जब आप एंजाइटी स्ट्रेस में होंगे तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, आपका एड्रेनल वगैरह, और आपका यहाँ पे इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, चलो, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन की कमी है तो बॉडी क्या करेगी, जल्दी जल्दी पहुंचे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ होती है, आरबीसी में, आरबीसी कहाँ होती है, ब्लड में, और ब्लड को कौन पंप करता है, हार्ट, तो हार्ट का क्या बढ़ जाएगा, हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, सारे डिमांड के ऊपर खेल है, अगर हल्का से भी कॉमन सेंस लेके बैठो तो हर एक का रीजन आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग से ही लगा लोगे। अब आते हैं कुछ पैथोलॉजिकल वेरिएशन से, लाइक किस में बढ़ेगा कार्डिक आउटपुट, तो फीवर, अनीमिया और हाइपरथायरॉयडिज्म। चलो देखते हैं, फीवर में क्या होता है, बॉडी की फिर वो डिमांड बढ़ गई, है ना, ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस बॉडी की बढ़ गई, तो उन सब कोप अप करने के लिए हार्ट जल्दी जल्दी काम करता है कि बॉडी को सब कुछ मिल जाए, है ना। तो फीवर में आपका टेम्परेचर, मतलब क्या बोलेंगे, कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, लेकिन अप टू अ लिमिट। एक बार 105 डिग्री के ऊपर, मान लो फ़ारेनहाइट के ऊपर आपका बुखार बढ़ गया, तो उस टाइम पे ना आपके जो एंजाइम होंगे, है ना, वो डीनेचुरेट होंगे, है ना,
तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, फिर अलग चीज़ है वो। हाँ, अनीमिया में आते हैं। अनीमिया क्या है आपका, हीमोग्लोबिन कम है, फिर वही वाला रीज़न, देखो हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पाएगी, तो हार्ट बोलेगा अच्छा मेरे पास कम हीमोग्लोबिन है तो मैं ज़्यादा तेज पंप करूंगा जिससे कम हीमोग्लोबिन से ही काम चल जाए। ठीक है, ठीक है, समझ में हमको आ रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म ज़्यादा मतलब क्या है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनका रेट बढ़ गया उस तरीके से, तो उसे कोप अप करने के लिए आपका हार्ट रेट या फिर कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, सारे खेल यही है कि बॉडी की डिमांड ज़्यादा होगी तो यार कार्डिक आउटपुट बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हाइपो, उसका उल्टा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट ही कम हो गई है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, डिमांड इतनी है नहीं तो कार्डिक आउटपुट कम। एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि क्या हो गया आपका, एट्रियल ढंग से काम नहीं कर रहे तो वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं हो रही। देखो ये देखो, एट्रियम ऊपर होते हैं, ये वेंट्रिकल होते हैं, यहाँ खराबी है तो वेंट्रिकल ढंग से काम नहीं, एट्रियम ढंग से काम नहीं कर रहे तो ये फिलिंग नहीं होगी ढंग से, जब यहाँ ब्लड ही नहीं आ रहा ढंग से तो पंप क्या ही होगा, तो कार्डिक आउटपुट कम है ना। आपका कंजस्टिव कार्डिक फेलियर है तो हर ढंग से काम नहीं कर रहा, शॉक में भी आपका हर ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तो आपके ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए, आपके हार्ट रिलेटेड हो गए, ढंग से काम नहीं करेगा तो कार्डिक आउटपुट कहाँ से बढ़ेगा। हीमोरेज यानी कि ब्लड लॉस हो गया किसी को, अब ब्लड लॉस हो गया, बॉडी में ब्लड कम बचा तो ब्लड लॉस हो गया तो पंप क्या करेंगे, तो कार्डिक आउटपुट तो कम होना ही है। देखो यार, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू में स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कहीं ना कहीं क्या है, ब्लड ही तो है, अब ब्लड ही लॉस हो गया तो कार्डिक आउटपुट तो कम होना ही है। ठीक है, चलो बहुत स्टूपिड से लिखे हैं, लो मैं रफ कर देता हूँ बहुत कुछ, क्योंकि नोट्स आप देखोगे तो आपको बस ये नाम याद होने चाहिए, और आप, मैं जानता हूँ खुद ही एक दो क्या बना लोगे, रीजन बना लोगे हर चीज़ का, बहुत स्टूपिड है। समझने वाला टॉपिक आप समझते हैं। चलो अब है हमारी बॉडी में कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेंटेन कर रहे हैं कार्डिक आउटपुट को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या है आपका, वीनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट, पेरिफेरल रेजिस्टेंट। अरे ये सब क्या आ गए यहाँ पे, अभी तो हमने देखा था कि यार हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम ये दो लोग कार्डिक आउटपुट को कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रोक वॉल्यूम को भी तो और लोग करते होंगे है ना, ऐसी हार्ट रेट को भी कुछ और लोग करते होंगे, समझ आ रहा है। तो जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं बात करूँ, पहले टॉपिक करते हैं वीनस रिटर्न। नाम से क्लियर है, वीनस रिटर्न मतलब आपका जो अमाउंट ऑफ ब्लड वापस लौट के हार्ट में आ रहा है। लाइक आपका ये आपका हार्ट है, ये एट्रियम हो गए, ये वेंट्रिकल हो गए, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, ब्लड लौट के आ रहा है, ये ब्लड लौट के आ रहा है, सुपीरियर इन्फीरियर है ना, जो भी है इन्फीरियर, ये क्या आ रहा है, वीना कावा से ब्लड लौट के आ रहा है। तो जितना ज़्यादा ये ब्लड लौट के आएगा, जितनी जल्दी ये ब्लड लौट के आएगा उतनी जल्दी फिलिंग होगी और उतनी जल्दी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा मेरा वीन्स क्या होती हैं, अगर मैं बताऊँ आपको वीन्स क्या होती हैं, जो भी वेसल आपकी हार्ट में आती हैं, बाहर से हार्ट में आती हैं, उसे वीन्स बोलते हैं। और आर्टरी क्या होती हैं, आर्टरी वो चीज़ जो हार्ट से अवे है ना, हार्ट से दूर निकलती हैं, मतलब हार्ट से निकलती हैं, तो उन्हें हम आर्टरी बोलते हैं। तो वीनस रिटर्न क्या है, वो ब्लड लेके आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा ब्लड हार्ट में आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्डिक आउटपुट को। खुद सोचो, देखो जितना ज़्यादा इनपुट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट होगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे एक गिवन टाइम पे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है, वही फंडा। तो जितना ज़्यादा मैं वीनस रिटर्न करूँगा उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा। अब ये वीनस रिटर्न किस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, जाते तो नहीं पढ़ा रहा। चलो कोई भी डाउट हो पूछना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, वीनस रिटर्न पे आते हैं। तो वीनस रिटर्न क्या होता है, रेस्पिरेटरी पंप, मसल पंप, ग्रेविटी, वीनस प्रेशर, सिंपैथेटिक टोन, ये 5 फैक्टर हैं जिन पे कहीं ना कहीं आपका वीनस रिटर्न क्या होता है, ब्लड का वापिस आना हार्ट में डिपेंड करता है। चलो पहले डिस्कस करते हैं एक एक करके। रेस्पिरेटरी पंप पे आते हैं पहले। चलो अब मैंने बोला आप पे रेस्पिरेटरी पंप क्या है। अभी के लिए आप मान लो आप ना सांस क्या ले रहे हो, अंदर ले रहे हो, सांस अंदर ले रहे हो। जब आप सांस अंदर ले रहे हो आपकी बॉडी में कुछ चेंज आ रहे हैं, मैं आपको वो चेंज दिखा रहा हूँ। आ तो आपकी बॉडी में रहे हैं, ठीक है, मैं आपको वो चेंज नोटिस करा रहा हूँ और उससे क्या फर्क पड़ेगा वीनस रिटर्न में वो बताता हूँ। तो एक इंसान है, मान लो ये है ना, एक सेकेंड, ये वाला क्या गया, स्ट्रोक, हाँ ठीक है ना, ये इसका डायफ्राम मान लो, है ना। चलो अब मैंने बोला इसने सांस जब ले रहा है
तो आप खुद सोचो, जब सांस ले रहे हो तो जो अंदर की लंग की वॉल्यूम है, जो अंदर कैपेसिटी है, लंग वॉल्यूम जो है अंदर, वो बढ़ जाएगी। जब मैं सांस लेता हूँ छाती फूलती है, हाँ छाती फूल रही है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। और मुझे पता है वॉल्यूम, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, है ना। आप एक वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ वाला प्रेशर आपका कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए ये मान लेते हैं प्रेशर कम हो गया। अब जब प्रेशर कम हो गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपने सांस ली तो आपका जो थोरेक्स का केज है वो एक्सपांड हुआ, यानी क्या बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ, वहाँ का प्रेशर कम हुआ, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब प्रेशर कम हुआ तो जो यहाँ की जो बाहर की जो वेसल है, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा जो भी है ना, यहाँ पे जो है वेना कावा, इंफीरियर वाली वेना कावा, है ना, वो आपकी थोड़ी फूल गई क्योंकि बाहर से प्रेशर कम हो गया, तो वो थोड़ी सी एक्सपांड हो गई, उसका डायमीटर बढ़ गया। हाँ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बताऊंगा। अभी क्या हो, जब आप सांस लेते हो तो एक काम और हो रहा है पैरेलली, क्या, ये डायफ्राम नीचे आता है। ये डायफ्राम नॉर्मली ऐसा रहेगा, अभी नीचे आ गया। जब ये नीचे आया तो आपको जो एब्डोमिनल प्रेशर है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जो यहाँ की वीन्स होंगी, यहाँ की जो वीन्स होंगी वो कंप्रेस हो गई। तो आपने क्या नोटिस करा, देखो जब आप सांस ले रहे हो तो जो एब्डोमिनल की वीन है वो पिचक रही है, और जो थोरेक्स में जो वीना कावा है, इंफीरियर वीना कावा है, वो फूल रहा है। तो बताओ ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा। आप खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाते हैं ना। देखो ये देखो, ये मान लो एब्डोमिनल की वीन है और ये क्या है, इंफीरियर वीना कावा, ये फूल रहा है और ये पिचक रहा है, तो ब्लड सारा इधर जाएगा ना, और इधर से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना कावा से। सिंपल, बहुत सिंपल। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। आप इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी पंप। जब आप सांस लेते हो ये हुआ, है ना, यहाँ से कॉम्प्रेक्स क्यों हुआ, बिकॉज डायफ्राम नीचे आया तो यहाँ प्रेशर बढ़ा, और ये फूला क्यों, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया बाहर का, तो ये फूल गया। इतना सिंपल है, ना है तो मुझे बताना। चलो अब आते हैं मसल पंप। चलो समझते हैं, पहले समझते हैं हमारे वीन में होता है वाल्व। वाल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। क्या रोकते हैं, बैक फ्लो ब्लड को रोकते हैं। ओके, अब बैक फ्लो का मतलब क्या है, मान लिया ये ब्लड है, ये ब्लड जा रहा है, 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 जा रहा है। अगर ये वॉल्व है, अगर ये वॉल्व है तो वॉल्व इस तरफ जाने से कभी नहीं रोकेगा, कभी नहीं रोकेगा, है ना। लेकिन अगर ये ब्लड वापस लौट के आएगा, वापस लौट के आएगा, ये वॉल्व इसे रोक लेंगे। नहीं 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 नहीं, दोबारा समझा दो। देखो ये ब्लड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ, है ना। लेकिन ये ब्लड बोलेगा नहीं वापस लौट के आऊंगा, तो वॉल्व रुक जाएंगे, मतलब बैक फ्लो को रोक रहे हैं इस तरीके से। चलो आ जाओ। अभी के लिए मानो ये आपकी कुछ स्केलेटल मसल है, आपको दिख रहा है ये आपकी कुछ स्केलेटल मसल है और उनके बीच में कुछ वीन्स हैं। ठीक है, ये वीन हो गई एक। अभी अपने क्या करा, कोई एक्सरसाइज कुछ भी करा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब आपकी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो मुझे बताओ यहाँ के जो प्रेशर होगा इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप बोलोगे यार जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं इस तरफ तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, चलो एक सेकंड देना मुझे। हाँ, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, यहाँ का जो ब्लड है इसका प्रेशर, एक सेकंड, इसका प्रेशर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जब प्रेशर बढ़ा तो ब्लड इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, है ना, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। लेकिन मुझे बताओ अगर ब्लड इस तरफ जाएगा तो वॉल्व रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। आप बोलोगे नहीं, वॉल्व नहीं रोकेंगे, वॉल्व इससे जाने देंगे, इधर जाने देंगे। लेकिन वॉल्व इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ बैक फ्लो को रोक लेंगे, मतलब सारा ब्लड किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। आप बोलोगे इस तरफ क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज वॉल्व जाने नहीं देते बैक फ्लो को। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब ये रिलैक्स कर गए, अभी रिलैक्स कर गए, सारा ब्लड आगे निकल गया। एक मिनट, बहुत सारा ब्लड आपका आगे निकल गया। अब थोड़े मोमेंट के बाद क्या हुआ, आपका ये रिलैक्स कर गए, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। अब जो यहाँ से आने वाला ब्लड है और ये वाला ब्लड है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला ब्लड बोलेगा देखो मैं इधर जाऊँगा हाई से लो, और ये वाला ब्लड बोलेगा मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा। बताओ कौन सा आ सकता है। आप बोलोगे जो ये ए वाला है ये चला जाएगा, बिकॉज वाल्व इसको रोकेंगे नहीं, लेकिन बी वाले को वाल्व रोक लेंगे, बैक फ्लो को रोक लेंगे। तो सारा का सारा ब्लड नीचे से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऊपर से नहीं आएगा बिकॉज वाल्व रोक लेंगे।
और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी, फिर वॉल्व होंगे, फिर आगे ब्लड जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा रिलैक्स होने पे। समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड यहाँ से यहाँ निकलता है, और जब मसल रिलैक्स करती हैं तो ब्लड यहाँ से यहाँ आता है। बूम, इतना ही है, ठीक है। ग्रेविटी क्या, सिंपल सा यार, ग्रेविटेशनल फोर्स कम करता है वीनस रिटर्न, क्योंकि वो वीनस पुलिंग कर रहा है, नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है ना, तो वो हार्ट में जाना रोकेगा, तो ये रोक रहा है, वीनस रिटर्न कम कर रहा है, ठीक है। चलो, एक आता है वीनस प्रेशर। देखो नेचर का नियम है, चीजें हमेशा हाई से लो जाती हैं, चीजें हमेशा हाई से लो, हाई एनर्जी से लो एनर्जी अपने आप चले गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने आप हो गया, है ना, चीजें हमेशा अपने आप हो जाती हैं, ठीक है, हाई से लो। तो ऐसे हमारी बॉडी में मान लो ये आपका राइट एट्रियम है, जहाँ पे आपकी सारी की सारी वीन्स मतलब वीना कावा आएगा और खुलेगा, और ये बॉडी की कोई वीन है, मान लो दूर कहीं बॉडी की वीन है, ठीक है। तो यहाँ का जो प्रेशर होता है, वीनस प्रेशर मैं बोलूँ, वो होता है कुछ 15-20 के आसपास, 15 mmHg, और यहाँ पे होता है 0 के आसपास। राइट एट्रियम में कितना होता है, नियर अबाउट 0। तो आप मुझे बताओ कहाँ ज़्यादा प्रेशर है, आप बोलोगे यहाँ वाली वीन ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम है, तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगी, यहाँ से यहाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे समझ में आ रहा है ना, ओहो ठीक है, इतना होता है, तो इसे बोलते हैं वीनस प्रेशर। तो जितना ज़्यादा वीनस प्रेशर होगा उतना अच्छा होगा। तो हमारा जो सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, ये निकल रहा है सिम्पैथेटिक सिस्टम, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी, अभी बस सुन लो एक बार। सिम्पैथेटिक सिस्टम निकल रहा है, ये आपका मान लो किसी वीन्स के पास गया, क्या कराता है ये, वैसोकंस्ट्रिक्टर। कैसे यार, अल्फा रिसेप्टर होते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। क्या कराया, वैसोकंस्ट्रिक्टर। अब ये वेसल दब गई, ये वेसल दब गई, ये वेसल दब गई, ये वेसल दब गई, तो पहले यहाँ पे 15 था, दबने के बाद कितना हो गया, 25 हो गया मान लो। तो देखो अब ये डिफरेंस और बढ़ गया 25 से 0 तक का, तो ये और जल्दी जल्दी जाएगा ब्लड। भाई जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में, पहले कितना डिफरेंस था मुझे बताओ, पहले डिफरेंस था आप बोलोगे 15 में 0 में, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी सिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्ट क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया वीनस का, जिससे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो ये वीनस प्रेशर और बढ़ गया, डिफरेंस बढ़ गया, तो और तेज तेज जा रहा है ब्लड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये मैंने पढ़ाया आपको वीनस रिटर्न, सारे के सारे फैक्टर क्या है, वीनस रिटर्न वाले हो गए, मैंने समझा दिया, आयुप समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। ये समझ में आया ना, 1 2 3 4 5 एक चीज, ओके। हाँ, अब आते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे, हार्ट के ऊपर बात करते हैं। देखो हाँ समझते हैं, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, हार्ट जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा ब्लड बाहर निकलेगा, तो जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो आपका वो है क्या, कार्डिक आउटपुट है, जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा हार्ट तेज से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा, इतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट होता क्या है यार, पता है हम लोगों को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक होता है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, इसे समझते हैं एक बार। ये कुछ नहीं बोलता है, ये बोलता है आपसे जो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का है ना, या किसी भी चीज़ का, समझो आपने गुलेल चलाई है, गुलेल ऐसा कुछ होता है, ये धागा बंधा होता है ऐसे, जितना ज़्यादा आप धागे को खींचेगो, पीछे खींचोगे उतना दूर तक ये पत्थर जाएगा, ये पत्थर जाएगा। यानी कि आप क्या बोल रहे हो कि जितनी ज़्यादा मैं लेंथ रख रहा हूँ उतनी ज़्यादा फोर्स से वो जा रहा है दूर। तो यही तो है यहाँ पे कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी मसल फाइबर की स्टार्टिंग में, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब मेरी बात समझना, देखो ये आपका हार्ट है ना, ये एट्रियम हो गए, ये वेंट्रिकल हो गए। अब मैंने बोला आपसे वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, यहाँ पे आया इतना ब्लड आया, तो जो वेंट्रिकल थे वो स्ट्रेच होके थोड़ा इतना स्ट्रेच हो गए, इनकी लेंथ हल्की सी बढ़ गई, स्ट्रेच हो गए। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच हो गई है। अब दूसरा हार्ट एक इमेजिन करो, केस नंबर सेकंड, यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आया, यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आया, तो क्या होगा, ज़्यादा लेंथ स्ट्रेच हो जाएगी। अब क्या बोला है कि जितनी ज़्यादा लेंथ स्ट्रेच हुई, इनिशियल लेंथ, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, यहाँ से निकलने वाला जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, वो फोर्स ज़्यादा होगा। तो कहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इस जगह पे। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में लेंथ ज़्यादा है।
समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका होता है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, कुछ भी नहीं बोलता, कॉमन सेंस बोलता है वो आपसे। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ स्टेट क्या, जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर्स, इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। समझ में आ रहा है क्या? अब जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में किस पे डिपेंड करता है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीलोड, एक कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर लोड। प्लीज समझेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से। प्रीलोड मतलब एक तरीके से वीनस रिटर्न, या फिर और समझते हैं ढंग से, एक हार्ट है ना, नीचे वाले वेंट्रिकल हैं, वो कर रहे हैं डायस्टॉल। क्या कर रहे हैं? डायस्टॉल। डायस्टॉल में रिलैक्स, रिलैक्स के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे क्या भर रहा होता है, यहाँ पे ब्लड भर रहा होता है। तो जब आपका डायस्टॉल खत्म होता है उस टाइम पे कितना ब्लड आया उसे हम प्रीलोड बोलेंगे। अब मुझे बताओ, जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इनिशियल लेंथ होगी, बढ़ जाएगी लेंथ। ज़्यादा ब्लड आया ज़्यादा लेंथ होगी, है ना। कम ब्लड आया तो कम लेंथ होगी इनिशियल, उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर साफ शब्दों में बताऊँ, यहाँ देखो प्रीलोड क्या होता है गाइस, समझने वाली बातें हैं सारी। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कार्डिक आउटपुट डायरेक्ट शॉर्ट ऑन कार्डिक आउटपुट, फैक्टर अफेक्टिंग इट, समझा होगा तो लिख लोगे, ठीक है। चलो, कार्डिक आउटपुट क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल, मतलब कितना ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आया, कब, डायस्टोल खत्म होने पे। कब, यानी कि वीनस रिटर्न, सिंपल। प्रीलोड मतलब वीनस रिटर्न, मतलब कितना ब्लड आया, और ब्लड आने को क्या बोलते हैं, वीनस रिटर्न। तो कहीं ना कहीं प्रीलोड आपसे कुछ नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है आपसे जितना ज्यादा वीनस रिटर्न होगा उतना ज्यादा आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा, वेंट्रिकल जितना ब्लड आएगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, वो स्ट्रेच करेंगे, लेंथ बढ़ेगी उतने तो फाइबर्स की, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ती है तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ उतना ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा तेज, तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। ये फ्लो चार्ट है, ये समझना है बस हमको, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हार्ट में ब्लड आ रहा है, इसे बोला मैंने प्रीलोड, है ना, प्रीलोड, ये समझ में हमको आ गया, एक होता है आफ्टर लोड। अब मैंने क्या बोला आपसे, आफ्टर लोड, ये मान लिया मैंने हार्ट, वापस से हार्ट मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ दिखाते देखो, यहाँ मैंने बोल लिया ये आपसे हार्ट है, अभी के लिए सिर्फ 2 चैम्बर दिखा रहा हूँ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आउटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड फिलिंग हो रही है, इट इज कॉल्ड प्रीलोड, है ना, प्रीलोड वाला फैक्टर हो गया। लेकिन जो आउटा में प्रेशर होगा उसके अगेंस्ट जो काम करना पड़ेगा वो हो गया आफ्टर लोड। मतलब आफ्टर लोड क्या है आपका, जो आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंट ऑफर हो रहा है, जो आने वाली वेसल है वो बोल रही है कि नहीं हमें ब्लड नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जबरदस्ती ब्लड पंप कर रहा है। रोक कौन रहा है, आउटा का प्रेशर, नहीं चाहिए, बोलेगा नहीं हम पंप करेंगे, तो वो हो गया आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड क्या है यार, यहां देखो लिखा है कहीं, प्रेशर रिक्वायर्ड हाँ, प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ब्लड प्रेशर इन द आउटा। एक सेकंड, बैटरी खत्म हो गई क्या, ठीक है। क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने, प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ब्लड प्रेशर इन द आउटा, उसे बोलते हैं आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड जितना ज्यादा होगा, मतलब आउटा में प्रेशर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, तो उतना ज्यादा होगा, ताकत लगानी पड़ेगी। तो अगर मैंने बोला आपसे किसी में आफ्टर लोड बहुत कम है, अच्छा आफ्टर लोड कम है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम है, तो ज्यादा लग जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लग जाएगी, उतना कार्डिक आउटपुट आएगा। आफ्टर लोड एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है, जितनी कम होगी उतना अच्छा, उतना आराम से ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। वैसे आफ्टर लोड प्रीलोड एक अलग टॉपिक भी, मतलब ठीक है इंपॉर्टेंट तो है, बट समझ में हमको आ जाता है बड़ा आराम से। तो मैंने क्या बोला, ये आपका हार्ट हो गया, तो जो ब्लड आ रहा है, जो फिलिंग है, ये हो गया प्रीलोड। और आफ्टर लोड क्या है, यहां से निकलने में जो रुकावट है वो हो गया आफ्टर लोड। तो प्रीलोड जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, रुकावट जितनी कम होगी उतना अच्छा। रुकावट कम तो आराम से निकल जाएगा,
ज़्यादा कार्डिक आउटपुट, जितना ज़्यादा आएगा प्रीलोड, जितना ब्लड आएगा उतना अच्छा। समझ में आ रहा है क्या? तो आप तो मैंने सिंपल सा लिखा है कि आपको जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दो डिपेंड करता है, प्रीलोड और आफ्टर लोड। आफ्टर लोड जितना कम है उतना अच्छा, प्रीलोड जितना ज़्यादा है उतना अच्छा। एक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया, वो अलग चीज़ होती है, बट समझ हमको आ रहा है, ठीक है। हार्ट रेट तो सिंपल ही हो गया आपका, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, हार्ट रेट बढ़ाता है कम करता है, अभी के लिए छोड़ो ये चीज़, सिंपल समझो, हार्ट रेट बढ़ाओगे कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ाओगे कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक में पेरिफेरल रेजिस्टेंस। चलो आप इस को रिवाइज कराते हैं जल्दी। हाँ, तो मैंने बोला था क्या बोला था मैंने आपसे, फैक्टर अफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट। तो वीनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट एंड देन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वीनस रिटर्न जितना ज़्यादा उतना अच्छा कार्डिक आउटपुट, है ना। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जितना अच्छा उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट, ठीक है। हार्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डिक आउटपुट, कम होगी तो कम कार्डिक आउटपुट, ज़्यादा होगी ज़्यादा कार्डिक आउटपुट। समझ में आ रहा है? इसकी सब हेडिंग बनी थी कि ये किस पर डिपेंड करता है ना, वो हमने देख लिया। ये आपने देखा था रेस्पिरेटरी पंप, मसल पंप, है ना, देखा होगा। चलो आ जाओ। अब आते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। देखो अब मैंने क्या बोला, ये सिंपल सा आफ्टर लोड जैसा ही है। अगर मैंने बोला ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से निकल रहा है क्या, आउर्टा। क्या निकल रहा है, आउर्टा। आउर्टा बनी क्या, आर्टरी, ब्रांच हुई आर्टरी और फाइन डिवाइड हुई तो क्या बने, आर्ट्रियोल्स। क्या बने, आर्ट्रियोल्स। तो अभी आप समझो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता क्या है, आपने पढ़ा होगा लेंथ बाय एरिया। मतलब जितना पतला पाइप होगा, जितना पतला पाइप होगा वो उतना ही रेजिस्टेंस होगा। आप खुद सोचो, एक पतली गली से जा रहे हो आप तो बहुत आराम से जा पाओगे ना, क्योंकि बहुत रुकावट है। लेकिन हाईवे से जा रहे हो तो अरे भाई खुला रास्ता, ठीक है। तो ये आर्ट्रियोल जो है ना, ये बहुत पतले पतले रास्ते हैं। आर्टरी भी थोड़ा इससे अच्छा है, लेकिन हाँ पतला तो है ही। तो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, क्या ऑफर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, रुकावट ऑफर कर रहे हैं। तो इस रुकावट को ओवरकम करने के लिए मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला जितना ज़्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम मेरा कार्डिक आउटपुट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई जितनी रुकावट होगी तो कम निकल पाएगा ना ब्लड वहाँ से, तो कार्डिक आउटपुट कम होगा। आई पेरिफेरल रेजिस्टेंस में अब ढंग से वेसल्स को बताऊंगा मैं आगे कि रेजिस्टिव वेसल्स क्या होती हैं, अलग लेक्चर आएगा उसके ऊपर, ठीक है। अभी आप सिंपल समझो कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम कार्डिक आउटपुट होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम कार्डिक आउटपुट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक तरीके से आफ्टर लोड जैसा ही तो है, आफ्टर लोड जैसा ही तो है ना। तो ये हो गया, समझ में आया ना मैं क्या बोला। मैंने बोला आपसे जो ये पतली पतली ये वहाँ आर्ट्रियोल्स हैं, है ना, ये बहुत पतली हैं, तो इनका क्या हुआ, रेडियस कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो ये निकलने में बहुत मेहनत लगेगी। यहाँ से रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, कौन सा प्रेशर, आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड और पेरिफेरल रेजिस्टेंस सेम बात है। आफ्टर लोड प्रेशर लगाना पड़ रहा है और ड्यू टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कुछ बातें करी, समझ में आया तो बढ़िया, ना आए तो मुझे प्लीज़ बता देना। मैं काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया था, मैं जल्दी पाइलअप भी कर रहा था आखिरी में। अगर आपको लगे कि ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आया है लास्ट वाला टाइप, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोग बताओगे तब, जब मुझे लगेगा हाँ आ ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है, बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, उसके बाद किताब जाके पढ़ेगा, समझ में उसको आ जाएगा, है ना। मैंने कॉन्सेप्ट हल करके शार्प कर दिया, बट किताब पढ़ना कभी भी रिप्लेसमेंट किसी और चीज़ के लिए ऐसा नहीं हो सकता, किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था कार्डिक आउटपुट। चलिए गाइस, कोई भी डाउट हो बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।